हेलो दोस्तों, मैं सज्जन शाह आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, अपनी लर्निंग हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10 अध्याय 1 उदाहरण नंबर 9। देखिए उदाहरण नंबर 9 क्या दिया गया है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें दिखाना है, सिद्ध करना है कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो वैसे तो बच्चों हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए जब √3 का हम प्रसार करेंगे तो क्या आता है, मेरा मान 1.73205080, इसी तरह से बहुत सारे 676 इस तरह से अनंत तक। ठीक, हम दशमलव के बाद 3 अंक तक हम रिमाइंड रखते हैं, याद रखते हैं 1.732, लेकिन जब इसका हम प्रसार करेंगे तो 1.7320508086 इस तरह से अनंत अंक आएंगे, बहुत सारे अंकों की। यहाँ पे देखिए, तो हम कह सकते हैं कि इस √3 का जब हम प्रसार करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत, अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, और अनावर्ती का मतलब हुआ नॉन रिपीटिंग, दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। देखिए दशमलव के बाद अलग अलग अंक आ रहे हैं, और इस तरह से कौन कौन से अंक आएंगे हमें पता नहीं है। और हम जानते हैं कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस प्रकार से √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इतना जानने से हमारा काम नहीं बनेगा, एग्जाम की दृष्टि से हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक, और बच्चों आपको बता दें कि यह इस टाइप का क्वेश्चन अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए एग्जाम में आना ही आना है, 100% आप समझ के चलिए। हर बार पेपर में देखा गया है कि रूट वाली संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो एक पाठ का अध्याय 1 का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल इसको समझना ही समझना है। ठीक, तो चलिए हम लोग हल करते हैं, इसको इजी वे में समझते हैं। देखिए हम लोग हल करेंगे, हम लिखेंगे हल, हल। ठीक, अब देखिए बच्चों √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब हमें इसको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए √3 को हम मान लेते हैं कि इसके विपरीत मान लेते हैं कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके आधार पर फिर हम सिद्ध करेंगे, फिर अपने कथन को हम गलत साबित करेंगे, और जब गलत हो जाएगा वह कथन तो मेन कथन क्या है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह से यह सिद्ध हो जाएगा। तो हम मान लेंगे कि इसके विपरीत मान लेते हैं, हम लिख देंगे इसके विपरीत, इसके विपरीत मान लेते हैं कि, मान लेते हैं कि √3 जो है, √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए जब यह परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात A/B के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लिख देंगे अर्थात, या फिर अब √3 बराबर क्या हो जाएगा, A/B हम लिख सकते हैं। ठीक, अब इससे हम मान लेंगे, इसको हम एक इक्वेशन नाम दे देंगे 1, जहां यहाँ पे लिख देंगे जहां A और B क्या है, A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, तथा B 0 के बराबर नहीं है, B डज नॉट इक्वल 0 है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे एक शब्द आ गया सहअभाज्य। सहअभाज्य हमने तो परिमेय संख्या में भी पढ़ा था कि P/Q एक पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे सहअभाज्य संख्याएं कैसे आ गई। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं,
जिन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, ठीक, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। जिन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आप दो संख्या ले लीजिए 4 और 5। 4 और 5 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? केवल 1 है, अर्थात जो संख्या 4 है 1 से कटेगी और 1 से 5 भी कटेगी, इसके अलावा यह किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे। तो 4 और 5 क्या हो जाएंगे? सहअभाज्य संख्या हो जाएंगे। इसी तरह से आप 9 और 10 लीजिए, तो 9 और 10 किस समान संख्या से कटेंगे? अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 9 और 10 दो ऐसी संख्या हैं जो 1 के अलावा किसी भी संख्या से, समान संख्या से नहीं कटेंगे। 9 देखिए 3 से कटेगा तो 10 3 से नहीं कटेगा, 10 2 से कटेगा तो 9 2 से नहीं कटेगा, 10 5 से कटेगा तो 9 5 से नहीं कटेगा। अर्थात ये दोनों संख्या किससे विभाजित होंगी? 1 से। तो हम कह सकते हैं कि 9 और 10 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे a और b दो संख्याएं जो हैं उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, केवल वह 1 से कटेंगे, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक, हम लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो चलिए वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें दिया गया है √3 बराबर a/b। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। तो देखिए वर्ग हमने कर दिया। अब √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यदि कोई संख्या रूट में है उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वह रूट से बाहर आ जाती है। इस प्रकार से हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा? a² बटे, कोष्टक खुलेगा तो स्क्वायर a में लगेगा और b में लगेगा, a² बटा b² हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? b² को यहाँ पे लाएंगे। b² देखिए इस साइड क्या है? भाग में है, जब इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा में हमारा 3b² बराबर a² हो जाएगा। यदि 3 इस साइड गुणा में है, 3 को हम इस साइड लाएं तो क्या हो जाएगा? b² बराबर हो जाएगा a² बटा 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों हम चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि a² जो है 3, इसके बटे में 3 है, अर्थात a² 3 से विभाजित हो रही है। हम लिख देंगे चूंकि a² 3 से विभाज्य है। ठीक, इसलिए क्या होगा? हमने एक कथन पढ़ा था कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक a² किसी एक संख्या से विभाज्य है तो a भी उस संख्या से विभाज्य होगी। इस प्रकार से a² 3 से विभाज्य हो रही है तो संख्या a भी 3 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। ठीक, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? देखिए अब हम क्या मान लेते हैं? a बराबर 3 मान लेते हैं। a बराबर 3 से हम लिख देंगे पुनः हम मान लेते हैं a बराबर क्या है? 3 से है। अब देखिए a बराबर 3 से हमने कैसे माना? ये कहाँ से आ गया? पुनः माना a बराबर 3 से। 3 से कहाँ से आया? देखिए संख्या जो a है वह 3 से विभाज्य हो रही है, 3 से अर्थात कट रही है। तो संख्या a क्या हो सकती है? a के संभव मान क्या हो सकते हैं? 3 रहेगा तो फिर 3 से कटेगा, 6 रहेगा फिर भी 3 से कटेगा। तो a के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं? a के संभव मान 3, 3 दूना 6, 3 तिकाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो देखिए ये सभी संख्याएं 3 से विभाजित हो रही हैं। अब इनको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 3 को लिख सकते हैं 3 गुणा 1, 6 को हम लिख सकते हैं 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4, इसी तरह से 15 को 3 गुणे 5। अब यहाँ पे देखिए 3 के गुणा में जो संख्या आ रही हैं, गुणा 1, गुणा 2, गुणा 3, गुणा 4, गुणा 5, ये संख्याएं क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो इन संख्याओं की जगह पर ही हम मान लेते हैं कि a बराबर ये
3 तो सब में है, तो 3 और इन संख्याओं के जो गुणा में आ रही हैं इनके स्थान पे हम क्या मान लेते हैं, ये पूर्णांक c मान लेते हैं। तो इस तरह से a बराबर हम 3c मान सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, आगे लिख देंगे जहां c एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है। ठीक, अब देखिए इस तरह से क्या हो जाएगा, a का मान अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो a का मान लिखेंगे, a का मान इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए जब हम यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 बराबर a के स्थान पे क्या रखेंगे हम, 3c। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3c/b। ठीक, इतना आ गया। अब दोनों पक्षों में इसका हम लोग वर्ग करेंगे। तो चलिए हम लोग वर्ग करते हैं। अर्थात हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, √3 बराबर 3c/b। अब दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, √3 का स्क्वायर बराबर 3c/b का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा बराबर, इसको कोष्ठक खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर c का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, c का स्क्वायर c स्क्वायर बटे b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर। अब b स्क्वायर को हम यहाँ पे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। अब 3 देखिए इस साइड है और 3 इस साइड, 9 3 से विभाजित होगा तो हम लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर बटा में 3 इस साइड गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, बटा में होगा, बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से 3 ऊपर नीचे कटेगा तो हम काट देंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई कितना हो गया, 9। तो b स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 3c स्क्वायर। इस प्रकार से b स्क्वायर बराबर आ गया 3c स्क्वायर आ गया। अब 3 देखिए इस साइड गुणा में है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में होगा, b स्क्वायर बटा c, b स्क्वायर बटा 3 बराबर c स्क्वायर। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि b स्क्वायर जो है 3 से विभाज्य है तो हम लिख देंगे चूंकि b स्क्वायर जो है, b स्क्वायर 3 से विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि b भी 3 से विभाज्य होगा, b भी संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि संख्या a जो है वह 3 से विभाज्य हो रही है और संख्या b जो है वो भी 3 से विभाज्य हो रही है, लेकिन हमने यहाँ पे लिया था कि a और b सहभाज्य संख्या है, अर्थात यह एक के अलावा किसी से नहीं कटेंगी, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, लेकिन ये संख्या 3 से दोनों संख्याएं कट रही हैं। इसका मतलब इन दोनों का, ये दोनों सहभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 3 से कट रही हैं। ठीक, तो जो हमने यहाँ पे माना था वह कथन क्या लिखना, गलत लिखना। तो इस प्रकार से बच्चों हम देख रहे हैं कि संख्या जो, अब हम क्या लिख देंगे आगे, यहाँ पे a 3 से विभाज्य है, अर्थात इसको कथन हम मान लेंगे, कथन क्या है, a, इसको a कथन मान लेंगे, और b भी 3 से विभाज्य है तो इसको हम कथन मान लेंगे, क्या कथन दिया गया है, b, इसको b मान लेंगे। ठीक, कथन a कथन b। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि कथन a और कथन b से, कथन a और b से हम क्या कर सकते हैं कि a और
बी, ए और बी का एक अभाज्य गुणनखंड 3 है। अभाज्य गुणनखंड 3 है। ठीक, देखिए जो हमें ए और बी दी गई है, ए और बी हमने सहअभाज्य संख्या ली थी। कथन ए और बी से सिद्ध हो गया कि ए और बी जो हैं इनका उभयनिष्ठ दोनों संख्या 3 से विभाजित हो रही हैं। इसका मतलब इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3 है। ठीक, इसलिए लिख देंगे कि 3, इसलिए हम लिखेंगे इसलिए ए और बी सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि सहअभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? 1। लेकिन यहाँ पे ए और बी का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 है। इसलिए लिख देंगे ए और बी सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो देखिए बच्चों, हमने जो कथन माना था ए और बी सहअभाज्य संख्या है, इसका यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है कि ए और बी सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। और इस प्रकार से √3 जो है एक परिमेय संख्या नहीं होगी। जब ए और बी सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं तो √3 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने जो कथन माना था इस कथन का विरोधाभास हो रहा है, मतलब कि यह कथन हमने गलत माना था, यहाँ पे सिद्ध हो गया। इसलिए जब √3 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लिख देंगे अतः √3 जो है √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह हो गया हमारा इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से बच्चों हमने उदाहरण नंबर 9 अच्छी तरह से समझ लिया है। बच्चों यह इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में आता ही आता है। √3 है, √2 दे दिया, √5 दे दिया, या 2 + √3 दे दिया, इस टाइप की संख्याएं दे दी गई और हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो सबको हम हल करने के यही मेथड फॉलो करेंगे, इसी मेथड से हल करेंगे। ठीक, और यह एग्जाम में आना ही आना है। तो आपको बिल्कुल इस स्टेप का प्रयोग करके आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, पूरा का पूरा सॉलिड नंबर मिलेगा यदि आप इस तरह से हल करेंगे तब। ठीक, तो आई होप बच्चों उदाहरण नंबर 9 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आगे देखते हैं, उदाहरण नंबर 10 हम लोग हल करेंगे। क्या दिया गया है? उदाहरण नंबर 10। देखिए उदाहरण नंबर 10 क्या दिया गया है? दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हमें एक संख्या दी गई है 5 - √3 और इसको दर्शाना है कि यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे तो बच्चों हम लोग जानते हैं, हम यहाँ पे हल करेंगे। देखिए वैसे तो हम जानते हैं कि 5 - √3 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए 5 क्या है? 5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात पूर्णांक संख्या है। 5/1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। जब हम एक परिमेय संख्या में और √3 क्या है? अभी हमने उदाहरण नंबर 9 में सिद्ध किया था कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 5 यहाँ पे परिमेय संख्या है और √3 इस प्रकार से क्या है? अपरिमेय संख्या है। और बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा भाग करते हैं तो हमें हमेशा एक क्या होती है? अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार से 5 में परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या हम घटाएंगे तो यह पूरी संख्या क्या कहलाएगी? एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, लेकिन चलिए इसको हमें विस्तृत में इसको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करेंगे इसको। देखिए चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो हम लिख देंगे हल। ठीक, हमें क्या बोला गया है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे
इसके विपरीत मतलब उल्टा विपरीत हम मान लेते हैं कि 5 माइनस अंडर रूट 3 जो है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बाद में हम अभी हम सिद्ध करेंगे कि जो हमने माना है वह कथन क्या है, गलत है, कि 5 माइनस अंडर रूट 3 हमने माना है एक परिमेय संख्या है। अब हम सिद्ध करेंगे कि जो हमने माना है यह कथन क्या है, गलत है। तब सही कथन क्या हो जाएगा कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा, इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर हम इसको लिख सकते हैं p बटा क्यू के रूप में, अर्थात a बटा b के रूप में। ठीक, लिख देंगे जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, तथा b जो है डज नॉट इक्वल 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया सह अभाज्य। तो बच्चों सह अभाज्य संख्या क्या होती है, आपको कंफ्यूज नहीं होता है। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिसका अभाज्य गुणनखंड एक होता है। तो हम लिख देंगे सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, एक होता है, एक हो। जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हम 4 और 5 ले लेते हैं, तो 4 और 5 में देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, केवल एक है। एक से संख्या 4 कटेगी, एक से 5 कटेगी। एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काटे, अर्थात 4 2 से कटेगा लेकिन 5 2 से नहीं कटेगा, 5 5 से कटेगा लेकिन 4 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4 और 5 दोनों को विभाजित करने वाली उभयनिष्ठ संख्या क्या है, एक है। तो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगी, एक होगी। इसी प्रकार से आप 9 और 10 लीजिए, 9 और 10 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक है, अर्थात 1 से 9 कटेगा, 1 से 10 कटेगा। इसके अलावा 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिस संख्या से दोनों संख्याएं कटे। 9 देखिए 3 से कटेगा तो 10 नहीं कटेगा, 10 2 से कटेगा तो 9 नहीं कटेगा। इस तरह से इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हम कह सकते हैं क्या है, एक है। अब चलिए हम लोग हल करते हैं। इस प्रकार से अब हम लोग आगे क्या कर देंगे, हमें क्या दिया गया है, 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर a बटे b। अब दोनों यहाँ से देखिए अंडर रूट 3 का हम मान ज्ञात करेंगे। तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, a बटा b। और 5 देखिए इस साइड क्या है, प्लस में है। तो 5 को जब हम पक्षांतरण करेंगे तो हम जानते हैं प्लस का क्या होता है, माइनस होता है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस साइड 5 आएगा तो -5 होगा। अब अंडर रूट 3 के देखिए पहले क्या है, माइनस है। इस माइनस का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस माइनस को हम इधर ले जाएंगे, मतलब कि माइनस का दोनों पक्षों में हम गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इस साइड माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब इधर माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a बटे b, और a माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना आपको बात समझ में आ गई। अब क्या हो जाएगा आगे, अंडर रूट 3 बराबर, देखिए 5 को हम पहले लिख सकते हैं, माइनस a बटे b को बाद में। तो लिख देंगे 5 माइनस a बटे b। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 3 बराबर आ जाएगा, b का यहाँ पे गुणा होगा, 5 बटे 1 है, 1 का b में 1 और b का लघुत्तम समापत्ति क्या होगा, b होगा। 1 का b से भाग करेंगे, 1 से भाग करेंगे b को तो b आएगा, b का 5 में गुणा करेंगे 5 b आएगा, माइनस b का b में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का a में गुणा करेंगे a आएगा। इस तरह से इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 या कथन 1, ठीक, कुछ भी मान लीजिए, समीकरण 1। अब हम लिख देंगे कि चूंकि यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं कि चूंकि
ए और बी क्या है, पूर्णांक हैं, सभाज्य संख्या है, और ए और बी क्या है, पूर्णांक हैं। चूंकि लिख देंगे ए और बी पूर्णांक संख्या हैं, पूर्णांक हैं। और हम जानते हैं कि जब एक पूर्णांक संख्या का किसी संख्या में गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, भाग करेंगे, तो हमें फाइनली एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ए और बी को यहाँ पे 5 में गुणा है, माइनस है, बी का भाग करेंगे, एक पूर्णांक संख्या का भाग करेंगे, तो हमें फाइनली एक पूर्णांक संख्या मिलेगी। और हम जानते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याओं को हम एक परिमेय संख्या कहते हैं। इस प्रकार से 5b माइनस ए बटे बी एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए 5b माइनस ए बटा बी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक, अब देखिए इतना आ गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि 5b माइनस ए बटा बी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन समीकरण एक से क्या दर्शा रहा है, देखिए हम लिखेंगे, लेकिन समीकरण एक से लिख देंगे परंतु या लेकिन समीकरण एक से क्या दिया गया है हमें, समीकरण एक देखिए क्या दिया गया है, √3 बराबर 5b माइनस ए बटा बी। ठीक, यहाँ पे इतना दिया गया है, जहाँ यहाँ पे क्या है √3, जहाँ √3 या फिर लिख देंगे यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने उदाहरण नंबर 9 में सिद्ध कर लिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार से जब √3 अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय और √3 के बराबर इतना है, और √3 अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या होगी, अर्थात 5b माइनस ए बटा बी। इसलिए 5b माइनस ए बटा बी एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं कथन ए। ठीक, कथन ए, और इसको हम नाम दे देते हैं कथन बी। अब कथन ए और बी से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5b माइनस ए बटा बी को एक परिमेय संख्या बोला जा रहा है, और यहाँ पे अपरिमेय संख्या बोल रहा है। तो हम लिख देंगे कथन ए और बी से या फिर हम डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इतना एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इतना क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा किस कारण उत्पन्न हुआ। ठीक, हम लिख देंगे यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। लिखेंगे यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास है। ठीक, अर्थात हमारा कथन गलत है, अर्थात हमारा कथन गलत है, हमारा कथन क्या है, गलत है। देखिए यहाँ पे इतना एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे हमने क्या सिद्ध कर दिया कि 5b माइनस ए बटा बी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमने यह विरोधाभास किस कारण उत्पन्न हो रहा है, हमारे पूर्व कथन का यह विरोधाभास है। और यह विरोधाभास किस कारण उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने 5 माइनस √3 को एक परिमेय संख्या माना था। वास्तव में तब हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इतना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, यह क्या होगी, एक
अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लिख देंगे अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, संख्या है। यह हो जाएगा हमारा हेंस प्रूव्ड, हमने सिद्ध कर लिया। तो इस तरह से बच्चों उदाहरण नंबर 10 आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको एग्जाम में इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे के पूरे नंबर आपको एग्जाम बोर्ड में मिलेंगे। ठीक, और इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। इस टाइप का क्वेश्चन अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, यह एग्जाम में आता ही आता है। ठीक, अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 11 दिया गया है, दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग सिद्ध करेंगे कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए वैसे तो हम जानते हैं कि 3 अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 3 देखिए क्या है, परिमेय संख्या है, और अंडर रूट 2 हम जानते हैं क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और एक परिमेय संख्या का एक अपरिमेय संख्या में गुणा जब हम लोग करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होता है, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। इस प्रकार से 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें इसको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग हल करेंगे। हल थोड़ा हम इसको फास्ट हल करते हैं, ठीक ना। हम लिख देंगे कि इसके विपरीत हमने माना कि 3 अंडर रूट 2, इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि ठीक 3 अंडर रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब यह एक परिमेय संख्या है तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 के बराबर लिख सकते हैं P बटा Q अर्थात A बटा B। ठीक, जहाँ लिख देंगे, जहाँ A और B पूर्णांक संख्या हैं, A और B पूर्णांक हैं तथा B डज नॉट इक्वल 0 है। ठीक, इसको P बटा Q भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि हमें दिया है 3 अंडर रूट 2 बटा A बटे B प्लस 3 अंडर रूट 2 बराबर A बटे B। अब यहाँ से अंडर रूट 2 का मान हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 बराबर A बटे B, और 3 देखिए अंडर रूट 2 के क्या है, गुणा में है, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, अर्थात 3 नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आ गया अंडर रूट 2 बराबर A बटे अंडर रूट 3। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A और B क्या है, पूर्णांक हैं, चूंकि A और B पूर्णांक हैं, इसलिए हम जानते हैं कि जब एक पूर्णांक संख्या में दूसरी पूर्णांक संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, हमें एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। इस प्रकार से A बटे 3B यह पूरी संख्या एक पूर्णांक संख्या होगी, और एक पूर्णांक संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इस प्रकार से A बटे 3B एक परिमेय संख्या होगी, A बटे 3B एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, लेकिन हम देखते हैं कि समीकरण 1 से हम लिख देंगे, परंतु समीकरण 1 से हमें क्या दिया गया है, अंडर रूट 2 बराबर A बटे 3B। तो अंडर रूट 2 क्या है, जहाँ लिख देंगे, जहाँ अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या के बराबर एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो इस प्रकार से A बटे 3B
यहाँ से क्या हो जाएगा इस प्रकार से, इसलिए a/3b भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि a/3b क्या है, एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि a/3 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो एक बार बोला जा रहा है परिमेय संख्या है, एक बार बोला जा रहा है अपरिमेय संख्या है, ये क्या मजाक चल रहा है। तो देखिए बच्चों, यह ऐसा विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा गलतफहमी क्यों उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हमने 3√2 को एक परिमेय संख्या माना था। इसका मतलब कि यह जो कथन है हमारा ऐसा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो कथन माना है यह कथन क्या है, गलत है। मतलब कि 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब तब क्या होगी, 3√2 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देंगे यह ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि, लिख देंगे यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास है। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह कथन, हमारा कथन गलत हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा कथन जो हमने माना है वह क्या है, गलत है, हमारा कथन गलत है। तब क्या हो जाएगा, 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लिख देंगे अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है या होगी। ठीक, ये हो गया हमारा इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। ये देखिए हमने सिद्ध कर लिया कि 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने प्रश्नावली 1.3 के पहले के सभी उदाहरण का विस्तृत में अध्ययन कर लिया है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम अवश्य रिप्लाई देंगे। अब बच्चों इसके आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3, तो आप एक बार वह वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।